साफ है कि आप सिर्फ मुसलमानों के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति जब आप करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वो भी धर्म की राजनीति करे? फिर आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रहता है? ऐसे में वोट पोलराइजेशन जैसी चीज़ सामने सोचना चाहिए। जिसके अख्तरुल ईमान साहब का जो फिगर है बिहार की राजनीति में, वो पप्पू यादव जी से कम नहीं। बात है कि कोई भी नया चेहरा नहीं। 4,500 वोट आपको जाले में मिलता है और आप उसको उम्मीद से ज़्यादा वोट कर रहे हैं। इमरान ने कहा कि हम ऐसी क़यादत को नहीं मानते। आप दरी बिछाने की बात करते हैं, आप यहाँ गाली देते हैं मुसलमानों को, आकर के किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, ये कहते हैं। मजलिस के तमाम कार्यकर्ताओं से, हम अपने तमाम साथियों से बस यही गुजारिश करेंगे कि किसी भी बड़े नेता के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब उन्होंने तो माफ़ी भी मांग लिया, अपनी सफाई भी दे दी, और चुनाव के दौरान तो ये बहुत सारी बातें होती रहती है, इस पे लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। और पप्पू यादव जी ने जो काम किया है लोगों के लिए, जनता के लिए, उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट परिणाम आप तमाम लोगों ने देख लिया है। अब चूँकि रिज़ल्ट के बाद जो तस्वीरें सामने आई है उस पर लोग चिंतन कर रहे हैं, लोग उसका विश्लेषण कर रहे हैं और तरह तरह की चीज़ें सामने आ रही है। अभी हम अपने स्टूडियो में हैं, हमारे साथ मधुबनी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी राशिद खलील हैं। वो भी इस बार चुनावी मैदान में उतरे थे, पहली बार चुनाव लड़ा और लगभग 13,000 के आसपास वोट जो है वो राशिद खलील ने हासिल किया था। सबसे पहले राशिद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, चुनाव आपने लड़ा, कैसा रहा चुनाव? चुनाव में जो मेरा अनुभव रहा वो बहुत अच्छा रहा, और जिस तरीके से पूरे विधानसभा के नौजवानों का साथ मिला, बुज़ुर्गों की दुआएं मिली और हर तरह का सहयोग लोगों ने किया। जाहिर है कि हम पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन पहली मर्तबा चुनाव लड़कर जो हमने महसूस किया कि हर आदमी चाहता है कि क्षेत्र के मुद्दों पर बात हो, क्षेत्र के विकास के मुद्दों पर बात हो। लेकिन चुनाव में अलग अलग चीज़ें काम करती है और उसके बाद फिर जो परिणाम आता है वो सबके सामने है। लेकिन मैं मधुबनी विधानसभा के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे जो सहयोग किया, जितना वोट मैंने हासिल किया है, मैं मधुबनी के लोगों का हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा। और मैं वादा भी करता हूँ कि आगे जब जहाँ जितनी मेरी ताकत है उस हिसाब से मैं लोगों के साथ खड़ा होने का प्रयास करूँगा, लोगों के दुख सुख में लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। पहले मधुबनी की बात अगर की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल से विधायक होते थे समीर कुमार महासेठ जी, इस बार वो चुनाव हार गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के नेता आरएलएम से माधव आनंद इस बार विधायक बने हैं। क्या लग रहा है, किस तरह की चुनौतियां होने वाली हैं? नहीं, चुनौती क्या है, अब यह है कि लोग समीर महासेठ जी को 2 टर्म वोट देकर विधायक बनाए। अब जाहिर है कि लोग जब किसी के कामकाज से खुश नहीं होता है तो वो बदलाव करता है। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप अपने मकसद में कामयाब हो गए, आपने समीर महासेठ को चुनाव हराने का प्रयास किया। हमारा मकसद समीर महासेठ को चुनाव हराना या जिताना नहीं था ना। समीर महासेठ चुनाव लड़े, वो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हारेंगे या जीतेंगे। भाई, जनता ने जिसको चुना है वही सिकंदर है। हम कौन होते हैं, हम किसी को कहने गए थे कि भाई इसको वोट नहीं दीजिए, उसको? ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता ही नहीं है। भाई, जनता में 13,000 लोगों को मेरी बात समझ में आई, वो लोग हमारे साथ जुड़े, है ना। बाकी जिनको लगा कि नहीं हमको दूसरे के साथ जाना चाहिए, वो दूसरे के साथ। लोकतंत्र है, यहाँ पे पूरी आज़ादी है, लोग अपनी मर्जी से वोट करते हैं। 10 साल का कामकाज अगर लोगों को नहीं पसंद आया, ये लोग उससे नाखुश थे, तो लोगों ने अपना बदलाव किया है। अब जिनके हाथ में गया है, माधव आनंद जी के हाथ में मधुबनी का बागडोर गया, हम लोग पूरी उम्मीद करेंगे कि माधव आनंद जी वो गलती ना करें जो समीर महासेठ ने किया, कि जनता को उसकी हालत पे छोड़ दें। अगर वो गलती करेंगे 5 साल बाद फिर चुनाव हो। तो नए नवेले विधायक बनने के बाद तो अभी तक शहर में दिख भी नहीं रहे। मतलब अब जाहिर है कि अभी विधायक बने हैं, अभी शपथ ग्रहण होगा, सरकार का गठन होगा, फिर उसके बाद ना देखें। नजर नहीं आ रहा, उससे ज्यादा जश्न तो आप मना लिए हैं। अब ये बात तो वो बता भाई, हम तो जश्न इसलिए मना रहे हैं या हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हम पहले भी कह चुके थे कि आज भी कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि हमने लोगों के बीच कोई भ्रम नहीं फैलाया। लोगों के बीच जाकर हमने विकास की बात की, क्षेत्र के मुद्दे पर हमने बात किया, जहां काम नहीं हुआ वो काम दिखाने का लोगों को प्रयास किया। हमने किसी को डरा कर किसी से वोट नहीं मांगा।
महागठबंधन ने डराया लोगों को कि भाई बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी ने डराया कि भाई महागठबंधन आ जाएगा। हम तो किसी को डरा के वोट नहीं मांग रहे थे। हमने कहा कि भाई लोगों को अपनी लीडरशिप पे चर्चा करनी चाहिए, ध्यान देनी चाहिए कि आप कहाँ खड़े हैं। और जिन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया वो लोग हमारे साथ खड़े हुए। अब रही बात कि मधुबनी का, तो मधुबनी में अगले 5 साल में क्या कामकाज होगा इसका भी हिसाब 2030 में होगा। ऐसा तो है नहीं भाई, मधुबनी में समीर महासेठ जी से पहले भी बहुत सारे विधायक बने, कोई परमानेंट तो है नहीं। लोकतंत्र इसी का नाम, लोकतंत्र इसी का क्या नाम लग रहा है ये इस बार चूंकि माधव आनंद जी विधायक बने हैं, आरएलएम से नया चेहरा होने के बावजूद उन्होंने चुनाव जीता है, किस तरह की भूमिका आप उनसे उम्मीद करते हैं? नहीं देखिए, अभी तो हम लोग उनसे, खास करके जिस मोहल्ले से आपका ताल्लुक है, जिस क्षेत्र से आप आ रहे थे, बार बार आपने उन मुद्दों को उठाया है, माइनॉरिटीज़ के मुद्दों को आपने बताया, क्योंकि ये बात तो साफ है, ये बात लगभग तमाम लोग समझते हैं और इस पर चर्चा करते हैं कि भाई जो आज की मौजूदा हुकूमत है वो माइनॉरिटीज़ के लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। लेकिन अब ये कंडीशन है कि मधुबनी में भी उसी सरकार का हिस्सा जो है वो बना है। देखिए, माधव आनंद जी से हम ये उम्मीद करते हैं और पूरा क्षेत्र यही उम्मीद करता है कि धर्म जाति से ऊपर उठकर, पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठकर पूरे क्षेत्र के एक एक कोने तक अपने कामकाज के जरिए वो अपना पहचान बनाए। विकास के 2 दरवाजे मधुबनी के लिए बंद है। उन्होंने जैसा कि वादा भी किया, कई वीडियो में लोग बता रहे हैं कि उन्होंने वादा भी किया है कि भाई हम चीनी मिल खुलवाएंगे। तो भाई यही चीनी मिल समीर महासेठ नहीं खुलवा के गलती किए थे। अगर वो खुलवाए होते तो शायद ये गलती नहीं हुई होती। तो ये सब चीज़ें जो उन्होंने वादा किया है वो काम करें। और दूसरी चीज़ के अल्पसंख्यक मोहल्ले की जहाँ तक बात आती है, तो ऐसा नहीं है कि हम कोई इधर उधर का वीडियो लोगों को दिखा देते हैं या बना देते हैं। भाई वहाँ पे जो सच्चाई है वही ना हम दिखाएंगे। सड़क नहीं बनाए तो हम क्या कहेंगे किसकी गलती है? तो हमारा अभी जो वर्तमान विधायक, जो नए विधायक बने, उनसे भी हमारी ये उम्मीद है कि वो सभी का काम करेंगे, धर्म जाति से ऊपर उठ के काम करेंगे। खास करके उन मोहल्लों में वो ज़्यादा कोशिश करेंगे जहाँ पे वाकई में काम नहीं हुआ है, जहाँ के लोग वाकई में परेशान हैं। आप सदर अस्पताल की सड़क को देख रहे होंगे, पिछले कई वर्षों से उस पर पानी लगा हुआ है, मरीजों को जाने आने में कितनी तकलीफ होती है। तो चिन्हित करके इन सब जगहों पे काम करेंगे ताकि आने वाले वक्त में फिर लोग उन पर भरोसा जता पाए। कहीं ऐसा ना हो कि समीर महासेठ जी जैसे फिर उनको भी ये झेलना पड़े लोगों के बीच जाकर के भाई आप काम ही नहीं किए हैं तो आप क्या मजदूरी लेने आ गए हैं। फिर आने वाले वक्त में चूँकि विधानसभा का चुनाव ख़त्म हो गया है और कहते हैं कि इलेक्शन का जुनून ख़त्म होने के बाद जो है नेता घर बैठ जाता है, क्या फ्यूचर में आपकी क्या प्लानिंग होगी? अगले 5 साल क्या करने जा रहे हैं? नहीं, घर बैठने का तो कोई सवाल ही नहीं है। हम लोग जनता के लिए, जब हम इलेक्शन नहीं लड़े थे, जब लड़ने की प्लानिंग नहीं थी, फिर भी हम जनता के बीच थे, जनता के मुद्दों पर बात कर रहे थे। जितनी हमारी ताकत है या जितना हम कर सकते हैं उतना हमेशा हमारा प्रयास रहेगा कि हम उससे ज़्यादा करें। लोगों के जितना काम आ सकें हम काम आने का प्रयास करते हैं, लोगों के मुद्दे पर बात करते हैं। और राजनीति में जिस चीज़ की ज़रूरत है कि एक आदमी समाज के बीच रहे, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम लगातार समाज के बीच नज़र आते रहें। एक जिस तरह की कामयाबी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को बिहार में मिली, ख़ास करके सीमांचल की बात करिए तो उन 5 सीटों पर आप लोग कामयाब हुए जहां पिछली बार कामयाबी मिली। पूरे मिथिलांचल की अगर बात की जाए, कहीं कामयाबी दूर दूर तक देखने को नहीं मिली। क्या इस फेल्योर को इस तरह से समझा जाए कि यहाँ की जनता मजलिस-ए-इत्तेहाद मुस्लिमीन को एक अल्टरनेटिव के तौर पर नहीं देख रही है? नहीं, देखिए, मिथिलांचल में AIMIM एक नई पार्टी के तौर पे उभरी है। नई पार्टी के तौर पे सीमांचल में 2015 में चुनाव लड़ा गया, फिर उसके बाद 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े, फिर उसके बाद 2020 में विधानसभा लड़े, फिर 24 में लोकसभा लड़े, फिर 25 में विधानसभा लड़े, कई उपचुनाव वहाँ पे लड़े। लेकिन मिथिलांचल में ऐसा नहीं था। मिथिलांचल में अभी नया संगठन बना है, नए लोग चुनाव लड़े हैं और एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि मिथिलांचल में जो राजनीति की कठोर ज़मीन थी उसको हम लोगों ने नरम करने का काम किया। आप देख लीजिए कि मिथिलांचल में हम लोग जो दरभंगा की 4 सीट और मधुबनी की 1 सीट लड़े हैं तो कहीं भी हम वोट कम हासिल नहीं किए। जो उम्मीद थी लोगों को, उस उम्मीद से ज़्यादा हम लोग वोट हासिल किए।
और जाहिर सी बात है कि कोई भी मतलब नया चेहरा नहीं 4,500 वोट आपको जाले में मिलता है और आप उसको उम्मीद से ज़्यादा वोट कह रहे हैं। 4,500 वोट किस परिस्थिति में मिला है ये भी तो आप देखेंगे ना, कि एक तरफ गठबंधन के प्रत्याशी है, दूसरी तरफ मशकूर उस्मानी जैसा बड़ा चेहरा निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और भी कई मुस्लिम कैंडिडेट हैं। इसके बावजूद भी आप जब देखेंगे कि मुसलमान जितने मुस्लिम कैंडिडेट थे वहाँ पे, उसमें सबसे ज़्यादा एमआईएम को लोगों ने पसंद किया है, लोगों ने वोट दिया है। आप इसी तरह दरभंगा ग्रामीण में देखेंगे कि भाई तीसरा स्थान जो प्राप्त किया है, मधुबनी में तीसरा स्थान एमआईएम ने प्राप्त किया है। तो हम लोगों ने जो वोट गेन किया है ना, ये कम नहीं है, ये बहुत ज़्यादा है। तीसरा स्थान प्राप्त करना, आपने देखा ना कि जनसुराज या दूसरी पार्टियों ने भी बहुत ताकत झोंका, लेकिन हमसे कम वोट हासिल कर पाए, इसलिए कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि एमआईएम एक विकल्प है, और धीरे धीरे आने वाले वक्त में हम लोग और बेहतर करेंगे। यहाँ पे एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, चूँकि असदुद्दीन ओवैसी जब चुनाव लड़ते हैं बिहार में या किसी भी स्टेट में लड़ते हैं तो वो बार बार मुसलमान करते हैं, और अभी भी जिन 5 सीटों पर आप चुनाव जीते हैं वहाँ अगर आप देखें तो आपकी जो भी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं वहाँ पर जो आबादी है वहाँ 64% से ज़्यादा मुसलमान जहाँ पर है वहीं आपको कामयाबी मिली है। मतलब ये साफ है कि आप सिर्फ मुसलमानों के बल पर राजनीति करना चाहते हैं। इस तरह की राजनीति जब आप करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप सामने वाले को ये मौका देते हैं कि वो भी धर्म की राजनीति करें? फिर आप में और दूसरों में क्या फ़र्क रहता है? ऐसे में वोट पोलराइजेशन जैसी चीज़ सामने आती है। जो भी लोग इस तरह का इल्ज़ाम लगाते हैं, मुझे 2 बात समझ में आती है, या तो उनको सियासत समझ में नहीं आ रही है, या पर्सनली उनको ओवैसी साहब से या मजलिस से दिक्कत है। अब जिसको पर्सनली दिक्कत होगी उसको नहीं समझाया जा सकता। भाई ढोल ताशा लेकर हम लोग गए थे गठबंधन के लिए, कोई छुप छुपा कर नहीं मांगे थे, कोई डील नहीं हो रही थी, ढोल ताशा लेकर गए थे, 6 सीट हमने मांगा था। अब आप कह रहे हैं कि भाई नुकसान हुआ, जो लोग ये कह रहे हैं कि मजलिस की वजह से नुकसान हुआ, उन लोगों को ये बात पहले ही तेजस्वी यादव को जाके समझाना चाहिए था। नुकसान हो जाने के बाद समझाने से क्या दिक्कत है? कोई भी कहीं भी चुनाव लड़ेगा तो किसी को फायदा किसी को नुकसान होगा। चंद्रसुराज ने नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन किसी को बोलने की हिम्मत है। तेज प्रताप ने नुकसान नहीं पहुंचाया, किसी को बोलने की हिम्मत है। और गठबंधन में ही फ्रेंडली फाइट कितने सीटों पर हुआ, खुद उनके बागी नेता निर्दलीय चुनाव लड़े, किसी को बोलने की हिम्मत है। भाई आप अपने घर की स्थिति देखिए ना कि आपके घर के अंदर कितनी गड़बड़ी है। एमआईएम कितने कम सीटों पे चुनाव लड़ी है आप देख रहे हैं। लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिस्फी आप जीते ना, एमआईएम ने बिस्फी तो नहीं लड़ा था, आप जीते ना। आपको लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से सामने वाला हार जाता है? अच्छा, हमारे चुनाव लड़ने से हारे या जीते, हम ये जानते हैं कि जिसके पास ताकत होगी, जो आदमी समाज के बीच अपनी ताकत दिखा पाएगा और अपने आप को मनवा पाएगा कि आप जितने लायक है, उसको लोग वोट। आप इस तरह से देखिए, आप दरभंगा में 4 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, जाले में आप लड़े, अब वहाँ आप एनडीए की जीत हो जाती है। आप ये तो देख रहे हैं कि दरभंगा में 4 पे लड़े, ऋषि मिश्रा के खिलाफ चुनाव से 6 महीना पहले से विरोध चल रहा था। ये राहुल गांधी को नहीं दिखा, ये तेजस्वी यादव को नहीं दिखा। गजब बात है भाई, जिस आदमी के खिलाफ उसके पार्टी के अंदर विरोध चल रहा हो, उनके कार्यकर्ताओं को, उसको आप टिकट कैसे दे दिए? भाई उसको टिकट देके आपने गलती किया। नौशाद आलम को टिकट देके वापस ले लिए, ये दूसरी गलती किया। आप अपनी गलती नहीं गिनवाएंगे। मजलिस लड़ गई तो गलती, अच्छा जहां मजलिस नहीं लड़ी वो सारी सीट जीत गए। बेनीपट्टी में मजलिस नहीं लड़ी, जीत गए। हल्लाकी में मजलिस नहीं लड़ी, जीत गए। बाहुबड़ी और क्या कहते हैं फुलपरास में और झंझारपुर में मजलिस नहीं लड़ी, क्यों नहीं जीत गए? दरभंगा शहर में मजलिस नहीं लड़ी, क्यों नहीं जीत गए? ये बहानाबाजी है। देखिए एमआईएम के साथ दिक्कत यह है कि एमआईएम कहीं अगर लड़ जाए तो लोग ये कहेंगे कि फलाना से डील हो गया, और नहीं लड़े तो बोले चिलाना से डील हो गया। तो भाई एमआईएम क्या करे? एमआईएम चुनाव नहीं लड़े, पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, चुनाव लड़ना हमारा काम है। हम चुनाव लड़ेंगे, समाज के बीच में रहेंगे। किसी के अच्छे या बुरे कहने से उससे हमको कोई दिक्कत नहीं। हम समाज के बीच जाएंगे और समाज के लोगों को हम बताने की कोशिश करेंगे, क्षेत्र के लोगों को बताने की कोशिश, ये जनता फैसला करेगी। जहां एमआईएम लड़ी वहां और जहां नहीं लड़ी वहां, दोनों का विश्लेषण किया जाए ना। सिर्फ ये कहना एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, क्योंकि सीमांचल में आपकी पार्टी मजबूत है और हर पार्टी कहीं ना कहीं अपना एक कोर वोटर तलाशती है, और ऐसे में आपकी पार्टी कहीं ना कहीं मुसलमानों पर स्थिर है। और एक चीज़ जो इस चुनाव में देखने को मिला, सीमांचल में जब चुनाव प्रचार प्रसार का सिलसिला शुरू हुआ तो कई दिग्गज नेता जो महागठबंधन के थे उन्होंने वहां पहुंच करके खूब प्रचार प्रसार किया, जिसमें एक बड़ा नाम इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन, यहाँ तक कि मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी भी पहुंचे।
और इन तमाम लोगों ने ये बताने का प्रयास किया। अफजाल अंसारी ने तो ये कहा कि जितने आपके विधायक हैं उतने तो हमारे परिवार में हैं। इमरान ने कहा कि हम ऐसी क़यादत को नहीं मानते, आप दरी बिछाने की बात करते हैं, आप यहाँ गाली देते हैं मुसलमानों को, आकर के किसी को लंगड़ा घोड़ा कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी पर खूब जम करके हमला बोला। वैसे ही इकरा हसन ने, हालांकि उन्होंने बहुत शब्दों का चयन अच्छा रखते हुए उन्होंने कहा कि सब हमारे अपने हैं, लेकिन यहाँ ज़रूरत यह है कि हम इस तरह से मतदान करें। कैसे देख रहे हैं इन स्टार प्रचारकों को? देखिए, असल में क्या है कि जिन लोगों की बात लोग उत्तर प्रदेश में नहीं सुन पा रहे हैं सही से, पूरा उत्तर प्रदेश ये लोग मिल के प्रचार प्रसार किए, जितवा लिए। समाजवादी अच्छा रिजल्ट रहा है। समाजवादी पार्टी की सरकार बना ली है, नहीं ना बनाए। बिहार के लोगों को आए थे समझाने, बिहार के लोग समझ लिए। बिहार के लोग अपना फैसला करने में सक्षम, ये बात समझिए। अब इमरान प्रतापगढ़ी साहब की बात है, देखिए दिक्कत हमको किसी से नहीं, दिक्कत ये है कि जब आप देश के इतने बड़े लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे लीडर, कोई माने ना माने, ये बात तो हर आदमी मानेगा कि भाई अल्पसंख्यकों की, मजलूमों की आवाज़ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा कोई नहीं उठाते। अब उस आदमी को आकर आप रेटे कीजिएगा तो भाई जवाब तो मिलेगा। तो आप लोग भी कौन? इमरान प्रतापगढ़ी साहब को ये जवाब देना चाहिए कि वो जिस जिस सीटों पे प्रचार किए उसमें से क्या गो सीट जीती कांग्रेस। जाले में आए प्रचार करने, जाले हरा दिए। अच्छा, इमरान प्रतापगढ़ी साहब का इतिहास भी ऐसा रहा है, जहां वो प्रचार करने पहुंचे अगले दिन कैंडिडेट को पता चल जाता है कि भाई हम सीट हारने वाले हैं। उनका रिकॉर्ड भी ऐसा है। अब देख लीजिए, क्या कहते हैं कि सीमांचल में पूरी ताकत झोंके। भाई आपको मिथिलांचल में ताकत झोंकनी थी, पूर्वांचल में ताकत झोंकनी थी, मगध में ताकत झोंकनी थी। सीमांचल में एमआईएम चुनाव लड़ रही थी, वहां पे अगर आप ताकत कम झोंकते तो एमआईएम ज़्यादा सीटें जीतती, जो सरकार बनाने में आपको काम आती। आपने एमआईएम को भी हरा दिया, खुद भी हार गए। कोई तीसरा इसलिए जीत गया कि आपने गलती की। एमआईएम दूसरे स्थान पे, आप तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे, तो गलती किसकी? गलती आपने की। आप जितनी ताकत सीमांचल में झोंके ना, उतनी ताकत आप मगध में झोंके होते, उतनी ताकत आप पूर्वांचल में झोंके होते, उतनी ताकत आप तिरहुत में झोंके होते, तो रिजल्ट कुछ बेहतर होता। लेकिन आप ताकत गलत जगह झोंक रहे थे। ऐसा पूरे चुनाव में एक चीज महसूस हुआ कि गठबंधन जो है वो भाजपा से नहीं लड़ रही है, गठबंधन एमआईएम से लड़ रही है। आप लोग जब चुनाव लड़ते हैं सीमांचल के अलावा मिथिलांचल में, तो ऐसी क्या वजह बनी कि 9 दिन तक असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में रहे, लेकिन आप लोगों के प्रचार प्रसार के लिए खुद तो दूर की बात है, किसी एक विधायक, कॉर्पोरेटर, किसी पार्षद तक को नहीं भेजा? क्या ये ऐसा नहीं था कि सबसे पहली बात तो ये है कि मजलिस का हर कार्यकर्ता खुद स्टार प्रचारक। ये तो कहने की बात हो, नहीं कहने की बात कि हमने दिखाया है ना मधुबनी को। भाई मधुबनी में कहीं से ये महसूस हुआ कि भाई स्टार प्रचारक नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं ने तो सवाल नहीं उठाया। पार्टी के भीतर मधुबनी में एक भी कोई ब्लॉक अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष, कभी किसी ने ये सवाल नहीं उठाया, क्योंकि उनको महसूस ही नहीं हुआ। उनको लग रहा था कि भाई हमारा भाई, हमारा बेटा राशिद खलील किसी स्टार प्रचारक से कम नहीं है। और हमने दिखाया कि भाई मधुबनी शहर में उतनी बड़ी रैली किसी पार्टी की नहीं हिम्मत हुई कि जुटा पाए। दूसरी बात यह है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आए, तब लोग कह रहे हैं कि हरा दिया। अगर आ जाते तो कहीं और लोग उल्टा सीधा बोलने लगते। एक आखिरी पार्टी की रणनीति थी, पार्टी ने जो भी फैसला लिया हम पार्टी के साथ। एक आखिरी सवाल है, पप्पू यादव कांग्रेस के नहीं हैं, निर्दलीय हैं, लेकिन कांग्रेस में कहा जाता है कि कांग्रेस से उनका जुड़ाव है। उन्होंने एक बयान दिया था हाजी मस्तान साहब को लेकर के कि अमौर में अख्तरुल ईमान चुनाव हारेंगे। उनका ये कहना था कि अगर नहीं जीते तो हम इस्तीफ़ा दे देंगे। उसके बाद मजलिस के कार्यकर्ता लगातार उनसे इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, आग बबूला हो रहे हैं, उनको गालियां तक दी जा रही है, ऐसा पप्पू यादव कह रहे हैं। नहीं देखिए, पप्पू यादव जी एक बड़े नेता हैं, हम लोग भी उनका सम्मान करते हैं, और वो धर्म जाति से ऊपर उठकर सभी के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये एक अच्छी बात है। और हमेशा उनकी पहल रहती है कि तमाम जाति, तमाम बिरादरी, तमाम धर्म के लोगों को लेकर चला जाए। अब होता है चुनाव में लोग कभी कभी गलती कर जाते हैं, और चुनाव में इस तरह की बातें चलती रहती है। लेकिन पप्पू यादव जी अख्तरुल ईमान साहब के बारे में जो बोले, ये बोलने से पहले थोड़ा उनको सोचना चाहिए, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब का जो फिगर है बिहार की राजनीति में, वो पप्पू यादव जी से कम नहीं। आज के दौर में, आज के वक्त में, अभी की अगर वर्तमान राजनीति की बात करें बिहार में, तो अख्तरुल ईमान किसी ब्रांड से कम नहीं। अख्तरुल ईमान के बगैर बिहार की सियासत नहीं चल पा रही। तो इसलिए उनको थोड़ा सा अपने ज़बान पे थोड़ा सा ये रखना चाहिए कंट्रोल।
बहरहाल हम मजलिस के तमाम कार्यकर्ताओं से, हम अपने तमाम साथियों से बस यही गुजारिश करेंगे कि किसी भी बड़े नेता के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब उन्होंने तो माफ़ी भी मांग लिया, अपनी सफाई भी दे दी, और चुनाव के दौरान तो ये बहुत सारी बातें होती रहती है, इस पे लोगों को तवज्जो नहीं देना चाहिए। और पप्पू यादव जी ने जो काम किया है लोगों के लिए, जनता के लिए, उसको नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। चलिए, तो ये हमारे साथ राशिद खलील थे, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मधुबनी के प्रत्याशी, जिन्होंने इस बार चुनाव लड़ा। हालांकि कामयाब नहीं हो सके, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे। मधुबनी की राजनीति में पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है वो मैदान में उतरी थी। आपको बताते चले, बिहार का परिणाम आपके सामने है, और इन परिणामों के बीच अब बिहार में कब, कैसे, किस तरह की सरकार रहेगी, ये तो वक्त के साथ पता चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार होंगे, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये जो पूरी की पूरी सिस्टम है वो अगले 5 सालों तक बनी रहेगी, या फिर बीच में कई बार उतार चढ़ाव होता रहेगा। आप तमाम लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।